नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड का महासंग्राम में। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तमाम पार्टियों ने अपनी कुछ लिस्ट जारी की है, लेकिन उसमें महिलाओं की उम्मीदवारी या तो आप कहीं साफ हो गई है या फिर इस पर सवालिया निशान एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। करीब 10 दिन तक दिल्ली में राज्य इकाई के नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई और इसके बाद कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहीं अभी तक पार्टी ने हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति को टिकट नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि अगली लिस्ट में इन दोनों को टिकट दिया जा सकता है। इस लिस्ट में प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत का नाम भी शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे और इस लिहाज से रणजीत रावत को सल्ट में मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस ने खटीमा से भुवन चंद्र कापड़ी और हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले यशपाल आर्य को बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य को कांग्रेस ने नैनीताल से टिकट दिया है। इंदिरा हृदेश के बेटे सुमित को हल्द्वानी से टिकट मिला है। वहीं रानीखेत से करण माहरा को प्रत्याशी बनाया गया है। कोटद्वार सीट से सुरेंद्र सिंह नेगी को डॉक्टर हरक सिंह रावत की जगह टिकट दिया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस लिस्ट ने महिलाओं की दावेदारों को निराश कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने का दावा करने वाली कांग्रेस ने इस फॉर्मूले को उत्तराखंड में लागू करने से परहेज किया है और अपनी 53 सीटों में से महज 3 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी ने अपने 59 उम्मीदवारों की सूची में 6 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसका कांग्रेस महिला नेता विरोध कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने 10 विधायकों के टिकट काटे हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने सभी वर्तमान विधायक और करीब सभी पूर्व विधायकों को मैदान में फिर से उतारा है। बीजेपी के मुकाबले टिकट घोषित होने के बाद कांग्रेस में विरोध कम है, जबकि बीजेपी विरोध का भारी सामना कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 51 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया है। देखिए, इस वक्त तो जो हाईकमान ने तय किया है मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा हमें उम्मीद थी कि उत्तराखंड में भी साकार होगा, वो हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में निराशा तो है कि महिलाएं सोच रही थी कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड से भी टिकट मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 40% प्रियंका गांधी जी ने दिया है। तो हमें लग रहा था कि ये जो ऊर्जा है वो पूरे देश में चलेगी, तो नहीं चली। तो इस समय पुरुष प्रधान देश है और पुरुष अपनी मनमर्जी के अनुसार चलता है, तो महिलाओं को तो हमेशा केवल मांगने वाला ही समझा गया है। तो महिलाएं अभी, जब तक महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में बिल पास नहीं होगा, तब तक महिलाओं को सिर्फ मांगना ही पड़ेगा। और पुरुष प्रधान देश होने के कारण हम लोग कमजोर हैं और कमजोरी रहेंगे हमेशा। कोई भी राजनीतिक दल हो, महिलाओं को देने की इच्छा शक्ति किसी की नहीं होती है। तो आज जो हमारी बहनों को टिकट मिला है, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ जिन बहनों को मिला है। बाकी अगर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मिलता प्रतिनिधित्व करने का विधानसभा में, तो और अच्छा होता, ये सूची और अच्छी हो सकती थी अगर महिलाओं को इसमें मौका मिलता। बिल्कुल इस बात से जरूर नाराजगी है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम मिला है। एक्सपेक्टेड था 20% का एश्योरेंस दिया गया था स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जी द्वारा। जब सरिता आर्य जी छोड़ के गई तो 20% की एश्योरेंस उस वक्त उनको दी गई, लेकिन वो भी शायद विश्वास नहीं कर पाई, इसके वो छोड़ के चली गई। तो इस बात से मन आहत जरूर है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम मिला है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व और हमारे स्थानीय नेतृत्वों ने सारी जो भी निर्णय लिए हैं बहुत सोच समझकर कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लिए गए होंगे। तो मैं राजपुर रोड क्षेत्र से मेरी दावेदारी थी और बहुत मजबूत दावेदारी थी। टॉप 2 पैनलिस्ट में मेरा नाम था, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे स्थानीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का। और मैं राजपुर रोड क्षेत्र की जनता के बीच हमेशा मौजूद रहूँगी। जिस तरीके से मैंने अभी तक महिलाओं की और दलित समाज की लड़ाई लड़ी है, तो जिस शिद्दत से लड़ी है उससे ज़्यादा दुगुनी शिद्दत से मैं इस वर्ग की लड़ाई लड़ूंगी। नहीं, हमें आस नहीं तोड़नी चाहिए। अभी 17 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। उसमें भी मैं आशान्वित हूं कि जरूर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा।
और हर प्रदेश के अपने चुनावी समीकरण अलग होते हैं और चुनाव जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए विनेबिलिटी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो जिताऊ होता है उसी पर पार्टियां दांव लगाती हैं। ऐसे में अगर महिलाओं को कुछ क्षेत्रों में टिकट दिया गया है, मेरी शुभकामनाएं अपनी उस मातृशक्ति के साथ हैं, लेकिन जिन महिलाओं को, मेरी जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे में मुझे लगता है हमारे लिए एक सबक है कि हमने और मेहनत करनी है और तैयारी करके अगली बार उतरना है। देखिए, कांग्रेस की जो दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है उसमें केवल 3 महिला प्रत्याशियों को उन्होंने जगह दी है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। जहां कांग्रेस एक तरफ उत्तर प्रदेश में कह रही थी कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, वहीं उनकी गाड़ी जो लखनऊ से चली वो उत्तराखंड पहुंचते पहुंचते बिल्कुल बंद हो गई। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 6 महिला प्रत्याशियों को हमने जो है टिकट में स्थान दिया है, प्रत्याशी बनाए हैं। और जो हमारी 11 अभी प्रत्याशियों की सूची बाकी है उसमें भी निश्चित तौर पर हम महिलाओं को सम्मान देंगे। तो भाजपा ही महिलाओं को सम्मान देती है, कांग्रेस में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। ये उन्होंने अपनी सूची से जारी कर दिया। आने वाले समय में वो क्या महिलाओं के लिए करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी। ये तो बात रही कांग्रेस की लिस्ट की, लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी में भी कोहराम मचा हुआ है और लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी बीच पार्टी प्रदेश कार्यालय में तैनात 2 बाउंसर्स भी खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इन बाउंसरों की तैनाती को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। बाउंसर्स को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं, इसलिए बाउंसर्स की तैनाती की गई है। एक गार्ड रखा गया है जो दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं। मुझे लगता है इसके अतिरिक्त हमारे कार्यालय में कोई नहीं है। आप आराम से एक बार ढंग से घूम लीजिए। व्यक्तिगत तौर पे किसी के साथ अगर कोई आया है तो व्यक्तिगत नेता अपने साथ कई बार कुछ नेताओं को लेके आते हैं, वो अलग बात है। मेरी पार्टी के अंदर यहाँ हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी तरह की किसी बाउंसर्स की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसी विडंबना है, एक तरफ तो सत्तारूढ़ दल को अपने पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं रहा कि आप पुलिस से सिक्योरिटी मांग कर सकते थे। आप किराए पर बाउंसर्स लाते हैं और अपने कार्यालय में तैनात कर देते हैं। इसका मतलब आपको अपने ही कार्यकर्ताओं से खतरा हो गया। तो भाजपा का कार्यकर्ता ना हुआ गुंडा मवाली है क्या, जो आपको अपने भाजपा कार्यालय को सुरक्षित रखने के लिए बाउंसर्स खड़े करने पड़ रहे हैं? और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कार्यकर्ता को अपने दफ्तर में जाने से पहले बाउंसर्स से टकराना पड़े, उनको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़े। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कोई कांग्रेस का व्यक्ति तो जाएगा नहीं, जाएंगे जितने होंगे वो भाजपा के ही होंगे। तो ऐसे में इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि आज अगर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से खतरा हो गया तो फिर कार्यकर्ता। चलिए, तो जिस तरीके से लगातार इस पर अब वाद विवाद छिड़ा हुआ है और उत्तराखंड में सियासी उबाल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। उमा सिसोदिया से हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। इसी के साथ संजीव वर्मा जो हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से, और आशा टमटा जी नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आशा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। राजपुर रोड से आप खुद एक दावेदार, मजबूत दावेदार रही है, लेकिन जो लिस्ट कांग्रेस के जारी हुई है उस लिस्ट ने कहीं ना कहीं तमाम महिला उम्मीदवारों को निराश तो किया है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में एक दावा किया गया था, वादा किया गया था प्रियंका गांधी द्वारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का, उसको सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि वो दावा जो है वो मात्र उत्तर प्रदेश के लिए है। क्या वो गाड़ी यहाँ उत्तराखंड में साबित नहीं होती है? क्या लागू नहीं होता वो नारा? जी, राजपुर रोड से मेरी बहुत मजबूत दावेदारी थी और पूरी उम्मीद भी मैं कर रही थी। फाइनल पैनलिस्ट में नाम मेरा था, 2 लोग का जो पैनल होता है, तो पूरी उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन जो पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें राजकुमार जी आगे होंगे, ये मैं मान सकती हूँ। लेकिन निराशा एक बात को लेकर है, वो है महिला प्रतिनिधित्व को लेकर, क्योंकि महिलाओं को जो एश्योर किया गया था जब सरिता आर्या जी छोड़ के गई थी, उसके पहले हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे जी, उन्होंने एश्योर किया था सरिता जी को कि 20% टिकट्स को हम यहाँ महिलाओं को दे रहे हैं। तो इस तरह के एश्योरेंस दिए गए बार बार। हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व है, प्रभारी जी द्वारा ये कहा गया कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व यहाँ पर देंगे। हरीश रावत जी ने भी ये बार बार अपने बयान में कहा, अगर महिला कहीं 19 होगी
और दूसरा जो दावेदार होगा 20 होगा, तो हम महिला के लिए रिस्क लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे नेताओं द्वारा की गई, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो जो अभी बात आप देख लीजिए, सिर्फ 3 महिलाएं हैं जिनको टिकट दिया गया है, जबकि बहुत केपेबल महिलाएं। मैं अपनी बात करूं तो मैं 7-8 साल से राजपुर रोड विधानसभा में काम कर रही हूं और अपनी संस्था के माध्यम से भी मैं यहाँ स्लम बस्ती की महिलाओं से जुड़ी हूँ, उनके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद कंसीडर ना किया जाना ये अंदर से व्यथित जरूर करता है। लेकिन ये अलग बात है कि जिस पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं उसके साथ पूरी तरह लॉयल है, पूरी निष्ठा से उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बात को लेकर जो है पार्टी को पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। और जिन सीटों पे सशक्त महिला दावेदार हैं अभी भी, क्योंकि सरिता आर्या जी के जाने से बहुत निराश महिलाएं हुई हैं, जिन जो लड़ाई सरिता जी को लड़नी चाहिए थी दावेदारों की, वो लड़ाई सरिता जी ने नहीं लड़ी और वो दूसरी पार्टी में चली गई। तो इस वक्त महिला कांग्रेस की स्थिति अगर आप कहें तो बहुत अजीब सी स्थिति है। बहुत कम को प्रतिनिधित्व दिया जाना, महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पार्टी छोड़कर चले जाना, उसके बावजूद भी ना हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ना स्थानीय नेतृत्व ने महिला प्रतिनिधित्व के बारे में सोचा। तो इस बात को लेकर मन व्यथित जरूर है। ठीक है, मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। महिला सशक्तिकरण का वादा करती है बीजेपी पार्टी, सिर्फ उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या इन्हीं चुनावी राज्य में नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री तक महिला सशक्तिकरण की बात करते नजर आते हैं। क्या हुआ आपकी 59 उम्मीदवारों की लिस्ट है, उसमें से मात्र 6 उम्मीदवार जिनको 6 महिला उम्मीदवार जिनको टिकट दिया गया? 59 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, जिसमें 6 महिलाओं को, मातृशक्ति को उसमें स्थान दिया गया है और अभी 11 को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और बात रही कांग्रेस की, तो जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर रही थी कि हम 40% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, और उससे पहले तो ये बातें बीजेपी करती आ रही है ना महिला सशक्तिकरण की। संजीव जी, मैं आपसे फिलहाल आपकी पार्टी की बात पूछ रही हूँ। 6 महिला उम्मीदवारों को टिकट आप कह रहे हैं कि आगे भी लिस्ट जारी होनी है, 11 उम्मीदवारों की लिस्ट वो जारी होगी। क्या आप 11 की 11 महिलाओं को भी अगर टिकट देते हैं तो भी 50% तो नहीं होता ना? आधी आबादी को आपने किस तरीके से दरकिनार किया, उसकी बात मैं कर रही हूँ। मुस्कान जी देखिए, आप 59 में 6 की गणना करें तो ये मोर देन 10% होता है, मोर देन 10% होता है। और अभी 11 प्रत्याशी अभी हमारे शेष हैं, उनमें भी हम महिला उम्मीदवारों को, महिला प्रत्याशियों को टिकट हम दे सकते हैं। तो ये जो हमारा आंकड़ा है प्रतिशत में भी यदि आप देखते हैं तो प्रतिशत में भी ये कांग्रेस से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस एक लगातार 40% महिलाओं को दावेदारी और महिलाओं को भागीदारी देने की बात कर रही थी, तो उनकी करनी और कथनी में सीधा अंतर है। झूठ बोलने में कांग्रेस माहिर है, और जिस तरह से महिला कांग्रेस के अंदर एक जबरदस्त इस बात को लेकर रोष है, और रोष वो लगातार सामने आ रहा है। आपने 53 अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जिसमें मात्र 3 महिलाओं को आपने इसमें प्रतिनिधित्व दिया है। आपने मातृशक्ति का घोर अपमान किया है। और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर लगातार गुटबाजी है, उठापटक है, उस उठापटक को देखते हुए आप ये देखिएगा, कांग्रेस के जो 53 लोगों की पहली सूची आई है, उसमें आपके जो एक शीर्ष नेता हैं श्री हरीश रावत जी, उनका नाम गायब है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल उठाता है, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, जहां पर प्रीतम सिंह जी के कैंडिडेट को हरीश रावत जी काटने का प्रयास कर रहे हैं और हरीश रावत जी के कैंडिडेट को प्रीतम सिंह जी काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, जो आपसी खींचतान की शतरंज है, जो शय मात की एक लगातार इनके यहाँ खेल चल रहा है, उस बात में जो हम लगातार आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, उस बात
वो बात बिल्कुल चरितार्थ हो रही है, बिल्कुल एक पटल पे आ रही है, एक सतह पर इनकी खींचतान पूरी सतह पर आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहली बात रही महिला सशक्तिकरण की, तो उसका नारा बीजेपी ने दिया था लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। दूसरी बात रही महिलाओं की, तो जिस तरीके से सुनिए संजीव जी, जिस तरीके से मातृश्रेय महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है उसमें खुद आप ही की महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज पार्टी से चल रही है। मैं लौटूंगी एक बार फिर से, उमा जी आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी का भी फिलहाल कुछ इसी तरीके का हाल है। 51 जो लिस्ट है, 51 उम्मीदवारों की वजारी हुई है, उसमें से भी मात्र 3 महिलाओं को टिकट दिया गया। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पार्टी को जितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए था उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। लेकिन आप एक अभी हमारे कुछ लिस्ट जो है अभी बाकी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी उस पर ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो जो भी क्राइटेरिया हमारे प्रभारी जी ने और पार्टी के शीर्षक में रखा होगा, जिताऊ कैंडिडेट जो उनको लगता है कि भाई ये लोग जीत पाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद उसी हिसाब से कुछ दिया गया। मैं महिलाओं से भी अपील करती हूँ, हमेशा अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं जो है वो राजनीति में आए। आम आदमी पार्टी में काफी बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई है, लेकिन शायद जो क्राइटेरिया जिताऊ कैंडिडेट का होता है उसमें हो सकता है कि महिला उम्मीदवार जो टिकट के लिए अप्लाई किया था वो उस पर खड़ी ना उतरी हो। हमें अपनी महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाना है और ज्यादा उनको जो एक जिताऊ कैंडिडेट वाली जो एक छवि होती है उसमें महिलाओं को और ज्यादा मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना है। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी की जो अभी दूसरी लिस्ट आने वाली है उसमें मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। तो मैं महिलाओं से भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी सिर्फ महिला होना अपने आप को एक वो ये ना रखने की भाई हम महिलाएं हैं तो इसलिए हमें टिकट दिया जाए। आप पुरुषों से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है इसलिए टिकट दिया जाए। तो महिलाओं को और ज्यादा मजबूती की राजनीति में अपने कदमों को जमाना होगा। और बात महिला पुरुष की होनी नहीं चाहिए, जो भी बेस्ट है उसको टिकट दिया जाए, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत इस समय राजनीति के क्षेत्र में करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है अभी तक हमारे यहाँ जिसमें महिलाएं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे रह जाती है। बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं जिससे महिला राजनीति में अपना कैरियर नहीं बनाती, लेकिन मैं समझती हूँ कि महिलाओं को खुद अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा और राजनीति को भी उसी तरीके से लेना पड़ेगा जिस तरह के अन्य सामाजिक क्षेत्रों में महिलाएं आगे निकली है। ठीक है, ये बात आपकी वाजिब है कि महिला और पुरुषों की बात होनी ही नहीं चाहिए, जो बेस्ट होगा उसको टिकट देनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन उसके बाद पार्टियां जब महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, तो उसके बाद तो ये सवाल उठेंगे। और लड़की हूं लड़ सकती हूं का वादा जो आशा जी किया गया था कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, जो हाल ही में प्रियंका गांधी ने किया, मुझे लगता है कि वो गाड़ी उत्तराखंड में आते आते कहीं ना कहीं पेट्रोल उसका खत्म हो गया है, जो यहाँ पर महिलाओं को दिया ही नहीं गया है टिकट। उम्मीदवारी, आप खुद उम्मीदवार हैं, आप भी समझ सकते हैं कि एक जब प्रमुख जो प्रबल दावेदार होता है उसको अगर टिकट नहीं दिया जाता तो क्या दुख होता है उसको। दूसरी बात ये कि जब महिलाओं को जब इतना सशक्त आप करना चाहते हैं, उसके बाद भी मात्र और मात्र 3 महिलाओं को टिकट, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए है। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। बस हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञा ली है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने वो करके दिखाया। अनफॉर्चुनेटली जो उत्तराखंड हमारा है बदौलत ही महिला शक्ति के बना है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहे बीजेपी की बात करूँ, आम आदमी की पार्टी की बात करूँ या फिर कांग्रेस की बात क्यों ना करूँ, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर हमारे नेता बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं दिखते हैं। और बात कहाँ आ जाती है कि विनेबिलिटी को लेकर मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो ताकत पार्टियां एक मेल कैंडिडेट के लिए लगाती हैं, वो एक फीमेल कैंडिडेट के लिए क्यों उसे फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं, जबकि सारी हमारी जो महिला कांग्रेस की जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से पार्टी के लिए लगी हुई हैं। न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि सोशली भी, मैं अगर अपनी बात करूं तो सोशल फील्ड में भी मैं बहुत सक्रिय हूं। राजनीति में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भी मैं समाज की सेवा कर रही हूं और कोई ऐसी कमी दिखती नहीं है। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो न जाने क्यों किन परिस्थितियों में महिलाओं के टिकट काट दिए जाते हैं, तो ये सच में दुखद है। और आप बिल्कुल सही, लेकिन ये बात दुखद है, ये बात तो ठीक है, समझ ली आपकी बात की ये बात दुखद है, लेकिन इसका अब आगे हो क्या सकता है, हल क्या होगा? क्योंकि लिस्ट तो जारी कर दिखे और कांग्रेस जो है वो बार बार ये बात इसीलिए उठ रही है क्योंकि कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से कहा था कि महिलाओं की भागीदारी रखेंगे, महिलाओं को ज्यादा भागीदार बनाएंगे इस बार, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को लेकर जो सवाल अब उठे हैं, क्यों महिलाओं की उम्मीदवारी पर सवालिया निशान इस तरीके से लग रहे हैं? सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तमाम पार्टियां, तीनों पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं,
तीनों से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर जब पुरुष प्रधान देश की बात होती है, महिलाओं को कहा जाता है कि आप बराबर हैं, तो राजनीति में महिलाओं को बराबरी क्यों नहीं दी जा रही है? इसको लेकर देखिए, मेरी लगातार मैं हमारे नेताओं से बात करने की कोशिश कर रही हूँ आखिर किस वजह से, क्योंकि सभी ने इस बात के लिए एश्योर किया था और हम पूरी तरह आशावान भी थे कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन किन वजहों से, किन कारणों से नहीं दिया गया, इसके लिए मैं संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ अपने नेताओं से। और मुझे वाजिब अगर आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर महिलाएं अपनी लड़ाई जिस तरीके से लड़ रही हैं आगे भी मैं भी लड़ूंगी। मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि राजपुर रोड की जनता के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और जिस शिद्दत से मैं अभी तक जो लड़ाई लड़ रही थी वहाँ की महिलाओं के लिए, अपने दलित समाज के लिए, उस लड़ाई को मैं आगे लड़ती रहूंगी। बस मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ और आगे की रणनीति समय आने पर जिस तरह से सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से फिर आगे इसमें बात होगी। ठीक है, आगे की राजनीति पर समय आने पर बात होगी, जो भी रणनीति होगी। ये संजीव जी आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी हालात यही दिख रहे हैं। हमने बार बार बात की, 6 महिलाओं को टिकट दिया गया, लेकिन अब आपकी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो नाराज चल रही हैं। उनको मनाने के लिए क्या करेंगे आप? परिवारवाद की बात लगातार कांग्रेस पर उठती है, लेकिन कांग्रेस भी कई बार आप पर परिवारवाद के आरोप लगा चुकी है और लगातार जिस तरीके से राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे को भी अब टिकट दिया गया है, परिवारवाद के आरोप तो लगते आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर जो महिलाओं को सशक्त करने का वायदा था वो पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। मुस्कान जी, पहली बात तो ये है, जो आपने परिवारवाद की बात करी है, हमने एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। और दूसरा, आपने जैसे बोला है महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण की तरफ पार्टी का पूरा ध्यान है और महिला सशक्तिकरण के लिए पार्टी का जो भी कार्यक्रम है उसमें हम लोग तो आपकी उम्मीदवारों की सूची बता रही है कि आपको कितना ध्यान है महिलाओं की ओर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात करी है। आप ये देखिएगा, आप कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से कंपैरिजन कीजिए, उन्होंने 5% महिलाओं को टिकट दिया, हमने पहली सूची में ही 10% महिलाओं को। संजीव जी, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से क्या उनसे बराबरी के लिए या फिर उनसे ऊपर नीचे होने के लिए राजनीति कर रहे हैं क्या? महिलाओं को बढ़ावा देने की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आपने टिकट दे दिया है। मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ आपके पास भी उमा जी। मुस्कान जी, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ और मैंने साथ ही ये भी बोला है, अभी 11 प्रत्याशियों की सूची अभी हमारी पेंडिंग है और वो 11 की जो सूची आएगी हो सकता है उसमें भी कुछ महिलाओं को तो कुछ महिलाएं होंगी ना, 11 की 11 तो महिलाएं नहीं हो पाएंगी, उसमें भी तो महिलाओं को पूरा अपना हक नहीं मिल रहा है। उमा जी, आपकी बातों में कुछ कहना चाह रही हैं? उमा जी देखिए अभी जैसे आपने बोला, तो अभी कांग्रेस के तो 17 बैलेंस है ना, तो क्या 17 के 17 कांग्रेस देने जा रही है? इसीलिए तो मेरी तीनों पार्टियों से ये सवाल है, इसीलिए तो तीनों से सवाल किया गया, मैंने किसी एक से सवाल नहीं किया इस पर। और कांग्रेस करना चाहता हूँ, आप बताएं तो। महिला आरक्षण बिल पिछले कितने समय से लंबित है, जिसके ऊपर कोई बहस लोकसभा में, कोई बहस राज्यसभा में नहीं होती है। आपके पास बहुमत में उसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो कांग्रेस है, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। भाई, आपके पास 303 सांसद है, कांग्रेस की तो बात ही नहीं आती, इसको जापानी सांसद आपके आप ये बताइए ना, 303 सांसद आपके पास, आप लोकसभा में बात कीजिए। कांग्रेस के 44 सांसद अगर मना करते हैं तो उनकी आवाज भारतीय जनता पार्टी जब बिल लाई है कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी जब बिल लाई कांग्रेस ने उसका लगातार विरोध किया है। का अपमान करने का काम लगातार बात आती है तो आप कह रहे हो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप दोगली बातें, बीजेपी कम से कम बीजेपी ये दोगली बातें करना बंद कर दे। जब आप किसी कानून अपनी मर्जी से बात कर सकते हैं तो महिला आरक्षण एक भी आप अपनी मर्जी से पास कर सकते हैं और आप करना नहीं चाहते। अगर आप लोग चाहे तो विधायिका में सांसद है, महिलाओं को 35% आरक्षण कीजिए। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। उस समय हमारे पास राज्यसभा में नंबर गेम नहीं था, उस समय हमारे पास नंबर कम थे, उस समय कांग्रेस बहुमत में थी, कांग्रेस बहुमत में थी। कोरोना काल में आपने विजय सत्र बुलाया और किसी तरह अपने पास कर दिया और महिला आरक्षण पे आप लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास राज्यसभा में जो है कौन बहुमत नहीं है। आज कम से कम कीजिए, कम से कम लोकसभा का
सांसद मेरे ख्याल पूर्व में रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या था बताइए, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था आप बताइएगा। हमारे 2 सांसद आपके 3 सांसदों के सामने कुछ भी नहीं है। आप लोग विरोध करें और टीवी पे संजीव जी विरोध की बात कर रहे हैं आप। संजीव जी विरोध की बात कर रहे हैं आप। मुझे ये बताइए जरा, लोकसभा राज्यसभा तो चलिए आगे की बात है, अभी जो विधानसभाओं का भी सत्र चला, अभी भी शीतकालीन सत्र चला था, उसमें कितना विरोध आपने झेला, कितना? आपने तो अपनी मर्जी की ना, किसी भी आरक्षण, कोई भी आरक्षण में, ओबीसी आरक्षण भी ले लीजिए, उसमें तो किसी ने आपका विरोध नहीं किया था। आप बात तो रखिए आगे। विरोध नहीं किया आपने, जिससे कानून का पूछा ही नहीं। आपने आराम से महिलाओं के हाथी बात आती है आप हम लोग विरोध भाई, पहले आप बिल रखिए लोकसभा अगर हमारे पार्टी विरोध ओमर जी, केजरीवाल जी ने दिल्ली में कितनी महिलाओं को भत्ता देने का काम किया, 1000 रुपए। आप बताएं तो, जवाब दीजिए आप। दिल्ली में कितनी महिलाओं को आपने उनके अकाउंट में 1000 रुपए महीना डालने का काम किया? संजीव जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। केंद्र में सरकार आपकी है, महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, हंसी आती है आपकी इन बातों को सुनकर जब आप दूसरी पार्टियों से पूछते हैं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया। आपने क्या किया महिलाओं के लिए संजीव जी? दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल की है ना, केंद्र में किसकी सरकार है? सरकार है तो इनसे, जब इनकी सरकार है तो सवाल इनसे पूछा जाएगा ना। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में हमारी सरकार तो है। सवाल आपसे और हमारी या ना पूछे जाए, आप ही बता दें। आप मुस्कान जी, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। उज्ज्वला गैस दी है, उज्ज्वला गैस दी है, महिलाओं पे आंसू पोंछने का हमने काम किया है। संजीव जी, गैस सिलेंडर देकर महिलाओं को बांधने से अच्छा है कि महिलाओं को सशक्त करके उनको शिक्षा देकर आगे बढ़ाया जाए। गैस सिलेंडर देकर आप ये बात मत कहिए कि आपने महिलाओं को सशक्त कर दिया है। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगी आशा जी, कांग्रेस की भी इस पर बात ले लेते हैं। महिला आरक्षण बिल का जो मुद्दा उठा है उसमें संजीव जी ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से पास नहीं हो पाया लोकसभा में। मैं आ रही हूँ संजीव जी आपके पास। शायद संजीव जी को मालूम नहीं है, राज्यसभा में ये जो बिल था महिला रिजर्वेशन का बिल, सोनिया जी के प्रयासों से ही पारित हो पाया था। अब कितने 10-11 सालों से लंबित पड़ा है लोकसभा में। क्लियर मेजोरिटी की गवर्नमेंट है बीजेपी की, लेकिन कभी इसके लिए ना तो कोई संसद में कोई चर्चा हुई, ना इस बिल पे किसी भी तरह की हमारी महिला नेता। आशा जी, 2014 तक तो आपकी सरकार थी, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आशा जी, 2014 तक आपकी सरकार थी, महिलाओं को कुकर आपने क्यों प्रयास नहीं किया? या फिर महिलाओं को शॉल कंबल बांटने से हो जाता तो फिर तो महिला सशक्तिकरण हो चुका होता सबका। लेकिन असली सशक्तिकरण महिलाओं का होगा उनको रिप्रेजेंटेशन देने से, विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन उसके लिए सारे दल कोई दल उसके लिए सीरियसली नहीं सोच रहा है। हाँ, सोनिया जी ने, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी महिला रिजर्वेशन बिल की, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ा जबकि क्लियर मेजोरिटी की सरकार है। आपने केवल तीन महिलाओं को टिकट क्यों दिए मैडम, ये बताइए तो। आपने केवल 3 महिलाओं को टिकट दिए। आपने जितने प्रत्याशी घोषित किए केवल 5% को टिकट दिए। आपने केवल 5% को टिकट दिया, आपने 40% को क्यों नहीं दिए? 10% देकर आप क्यों इतना उछल रहे हैं संजीव जी? 10% भी बहुत मैडम, उनसे तो ज्यादा दिए ना। तीनों पार्टियां इस समय बराबर के सवालों की हकदार है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को इस समय दरकिनार किया गया, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण तीनों पार्टियों के लिए है। आप देखिए, बीजेपी ने तो अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष को टिकट नहीं दिया, तो आप महिला सशक्तिकरण बात कैसे करते हैं? जवाब दे दीजिए संजीव जी। आशा जी, आपने तो अपनी महिला, जो आपकी महिला अध्यक्ष थी, उनको टिकट देने से इनकार किया। उससे क्षुब्ध होकर
इस बात से शुभ होकर और माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। हमने उनको टिकट दिया, हमने उनको सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया है। सम्मान आपने संजीव जी इसीलिए दिया, दूसरी पार्टी की कोई भी नेता जब आपकी पार्टी में आए, सम्मान सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि ताकि वो आपकी पार्टी में रहे। इसी शर्त पर वो आई थी और आपने उनको सम्मान दिया। और यही सवाल है कांग्रेस से भी, यही है। अभी जिस तरीके से हरीश सिंह रावत की बहू को टिकट देने की बात कही जा रही है, अगली लिस्ट में उनका भी नाम शामिल हो जाएगा। मुस्कान जी, सरिता आर्य जी ने किसी प्रकार की ना कोई शर्त रखी थी, ना हमारी पार्टी ने उनके साथ कोई शर्त रखी। हमने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उनको टिकट दिया। आपकी पार्टी में मातृशक्ति नहीं है क्या संजीव जी? आपकी पार्टी की मातृशक्ति कहाँ गई? 6 ही उम्मीदवार थे क्या आपकी पार्टी में मातृशक्ति? अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मैडम अभी और लोगों को भी दिए जा सकते हैं। मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, और भी दिए जा सकते हैं। ये दिए जा सकते हैं का जो बात होती है ना, वो तो पता नहीं कब दिए जाएंगे। बहुत समय से कहा जा रहा है दिए जा सकते हैं। उमा जी, देखिए, मैं कह सकती हूँ कि जो देश को अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदुओं की झंडा बरदार पार्टी, महिलाओं की सुरक्षा की बात कहने वाली पार्टी, आप लोगों को तो कम से कम एक रोड मैप और एक मिसाल कायम कर देनी चाहिए कि देखिए हमारी पार्टी में हमने महिलाओं को, कितनी महिलाओं को हमने टिकट दी है। ये लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल पर आज तक दूसरा टेन्योर यहाँ पर मोदी जी का चल रहा है सेंटर में, दूसरे टेन्योर में भी महिला आरक्षण बिल पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। जबकि आप किसी कानून की जो बिल है वो रातों रात आप उनके विधेयक आप लोकसभा में उस पर ध्वनि मत से राज्यसभा में ही पास कर देते हैं। यानी कि देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण, जो सशक्तिकरण, देखिए आप बात करें कि हमने पंचायतों में आरक्षण दिया, हमने गाँव प्रधानी के चुनाव में आरक्षण दिया। मैं कहती हूँ महिलाओं को संसद में आरक्षण दीजिए, संसद में मिलाइए 50% देश की महिलाओं को, विधानसभा में आने दीजिए 50% हम देश की महिलाओं को। तब कहीं जाकर महिलाएं जो है वो सही रूप से सशक्त हो पाएगी, सही रूप से आपका जो महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो सार्थक हो पाएगा। ठीक है, हम लोग, मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में आना चाहिए। माओ को, अपनी बेटियों को मजबूत बनाना चाहिए कि वो राजनीति को भी एक समाज सेवा का साधन मदद चुने, ना सिर्फ एनजीओ चलाती रही, ना सिर्फ दूसरे संगठन चलाते रहे, वो बड़ी संख्या में राजनीति में भी आए और राजनीति का जो एक दबाव है, राजनीति में जो एक जो टेंशन होती है उसको महिलाएं भी पूरा झेले और सके। पुनः आदमी तबका है तब वो सुंदर बनता है। मैं कहती हूँ महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आना चाहिए और अपना मुकाबला करना चाहिए, और टिकट के लिए भी दावेदारी पूरी तरह से पेश करनी चाहिए। और पार्टियों का ही नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वो अपनी महिलाओं को सिर्फ कार्यकर्ता न समझे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको टिकट दे और विधानसभा में पहुंचाए। लेकिन महिला आरक्षण बिल का पास होना महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करती हूँ कि वो देश की आधी आबादी के नुमाइंदे को जरूर चुने। संजीव जी, जिस तरह से हमारी बहन उमा जी अभी बात कर रही थी, अब महिला सशक्तिकरण के आप देखिएगा, हमारी सरकार कई कार्यक्रम चला रही है महिला सशक्तिकरण के लिए, जिसमें महालक्ष्मी योजना है और कन्याधन योजना है और बालिकाओं को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा है। बालिकाओं को पढ़ने वाली 10वीं 12वीं की बालिकाओं को हम लोगों ने भी टैबलेट दिए हैं, और साथ ही जितने महिला एनजीओ ग्रुप्स हैं उसमें 5 लाख रुपए तक का हमने उनको स्वरोजगार के लिए ऋण दिया है, ताकि हमारी मातृशक्ति सशक्त हो, और साथ ही वो उसमें 40% की हम लोगों ने उनको सब्सिडी दी है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और उज्ज्वला गैस हमने उनको दी है। आयुष्मान, अटल आयुष्मान के माध्यम से उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का सरकार ने काम किया है। आप देखिए, हम लोग खाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह एक हवा में दावे नहीं करते। मुस्कान जी, हम जो काम करते हैं हम धरातल पे काम कर रहे हैं, जिसका देश की करोड़ों महिलाएं ले रही हैं।
देश की करोड़ों महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं, हम धरातल पे काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए नियम बनाएंगी, महिलाओं के लिए योजना बनाएंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केवल हवा में दावे करते हैं, हम हवा में दावे नहीं करते। आप हवा में दावे नहीं करते हैं, लेकिन महिलाओं को मुफ्त की चीजें बांटकर आप सोचते हैं कि महिलाओं को खरीद लिया, महिलाओं को सशक्त कर दिया। बेहतर होगा कि सुनिए संजीव जी, बेहतर होगा कि ये उज्ज्वला योजना, ये एलपीजी सिलेंडर फ्री में देना, इससे अच्छा आप अगर महिलाओं को सशक्त करें, महिलाओं को राजनीति में आगे लाएं। अगर महिला, अगर सुनिए संजीव जी, महिलाएं अगर पूरे तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में बैठना शुरू हो गई ना, तो महिलाओं का सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। चूल्हे पे लकड़ियों पे खाना बनाते बनाते महिलाओं की आंखें खराब हो गई धुएं से। हमने उनके आंसू पूछने का काम किया है, सरकार ने उनके आंसू पूछने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के द्वारा उनको गैस उपलब्ध कराई गई है। ठीक है उमा जी और आशा जी, दोनों महिलाएं हैं, दोनों का आपसे एक ही सवाल है। पहले उनसे सवाल लूं, उसके बाद आपका जवाब। आशा जी, आप कुछ सवाल करना चाह रही हैं संजीव जी से। मैं संजय जी से पूछना चाह रही हूँ, जिन योजनाओं का इन्होंने नाम लिया, क्या इससे महिलाएं सशक्त होंगी? और वो महिलाएं जो राजनीति में हैं, सक्षम हैं, कैपेबल हैं, राजनीति में दिन रात मेहनत कर रही हैं, उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या 2 टेन्योर होने को आए, क्या कभी उन्होंने चर्चा करवाई महिला आरक्षण बिल को लेकर? क्या कभी संसद में इस तरह की कोई बात हुई कि महिला आरक्षण बिल पास होना है? अभी भी 2nd टेन्योर है, इस वक्त भी समय है मोदी जी के पास। अगर मंशा है महिलाओं को सही मायनों में सशक्त करने की, तो महिला आरक्षण बिल पास करवाए। अदरवाइज जो हम जैसी कैपेबल महिलाएं हैं, जो दिन रात पार्टियों में अलग अलग पार्टियों में मेहनत कर रही हैं कि उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, टिकट दिया जाएगा, एट लास्ट विनेबिलिटी के क्वेश्चन पे हमें नकार दिया जाएगा। इसीलिए महिला रिजर्वेशन बिल का पास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, महिला आरक्षण बिल का पास होना बहुत जरूरी है। मैं लौटूंगी संजीव जी। उमा जी, आपका भी सवाल मैं जानना चाहूंगी। मेरा भी सवाल यही है कि बीजेपी जो बहुत सारी तमाम ये छोटी बड़ी योजनाओं के बारे में बात करती है, उससे महिलाओं का कोई सशक्तिकरण नहीं हो रहा। महिलाओं की आपने उज्ज्वला योजना की बात की, आपने पानी की बिजली के गैस के सिलेंडर्स की आप लोगों ने बात की। आप महिलाओं को उतना सशक्त बनाइए कि उनको इस तरह की सब्सिडी या इस तरह की योजनाओं की आवश्यकता ही ना पड़े। महिलाओं के लिए योजनाएं बनाए, उनको आप योजनाओं में शामिल कीजिए, उनको आप सत्ता के हस्तांतरण महिलाओं को कीजिए। महिलाएं जब राजनीति में देश के बड़े बड़े पदों पर बैठेंगी, तब महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाएंगी वो पुरुषों की बनाई योजनाओं से कहीं ज्यादा होंगी, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज्यादा जो दर्द है रसोई में एक महिला का, घर में एक महिला, उसको हम महिलाएं जितना बेहतरी से समझती है उतना पुरुष नहीं समझ सकते। मैं पुरुषों की यहाँ पर बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो दर्द महिला समझती है दूसरी महिला का, वो दर्द किसी भी हालात में पुरुष नहीं समझ सकते। महिलाओं को अगर वाकई में सशक्त करना है तो हमें महिला आरक्षण बिल को पास करना होगा। मैं माननीय मोदी जी से, वो खाली बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं माननीय मोदी जी से अपील करती हूँ कि आप महिला आरक्षण बिल संसद में पेश कीजिए, लोकसभा में पेश कीजिए और उसको पास कराइए। ठीक है संजीव जी, दोनों महिलाओं के सवाल हैं और सवाल एक ही है, उस पर जवाब आपका। मुस्कान जी, देखिए, मैं अपनी उमा बहन से भी कहता हूं और आशा बहन से भी कहता हूं, आप अपनी अपनी पार्टियों में भी दबाव बनाइए, आपकी पार्टी भी सरकार का सहयोग करे, और जब भी ये बिल आता है तो आपकी सरकारें भी इसमें विरोध ना करे, आपकी पार्टी भी इसमें सहयोग करे और इसके पक्ष में मतदान करे। और होता क्या है, आप लोग सड़कों पे तो उस सारी बातों के लिए हम ही बढ़ते हैं, लेकिन जहां पर आपको एक इस चीज के लिए जो प्रेजेंटेशन आप लोगों का होना चाहिए, जहां आपको समर्थन करना चाहिए, वहां संसद के अंदर जाके आप लोग विरोध करते हैं। तो ये दोगली नीति जो है विपक्षी दलों की, ये समाज के लिए भी हानिकारक है। जिस तरह से हमारी आशा बहन अभी बात कर रही थी, तो वो बात कर रही थी एक मिडिल क्लास की और अपर क्लास की। आशा बहन, आप ये देखिएगा, जो ये सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आपने कहा कि उज्ज्वला से क्या सशक्तिकरण हो जाएगा, आप तो एक, और मैं कहता हूं, ईश्वर किसी को भी गरीब ना बनाए, लेकिन जब गरीब के आंसू बहते हैं और लकड़ी जलाने में जो धुएं से
उसको अगर सरकार ने धुएं से निजात दिलाने के लिए गैस प्रोवाइड कराई तो उसमें भी आपको कष्ट है क्या? संजीव जी, बेहतर होगा कि आप डिबेट को गलत दिशा में ना लेकर जाएं। ये सवाल किसी ने नहीं उठाया, नहीं ये सवाल किसी ने नहीं उठाया है कि ये गलत है या सही। दोनों ही महिलाएं आपकी इन बातों को, ठीक है, इन बातों को दरकिनार नहीं किया जा रहा, आपने काम किया, महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन दोनों ही महिलाओं का सवाल ये है, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या कब बढ़ेगी? आप ये जवाब दे दे, विधानसभा में महिलाओं की संख्या कब बढ़ाई जाएगी? मुस्कान जी, मैंने कहा जब इस तरह के कोई बिल आते हैं तो आपकी पार्टियों को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, वहां पे सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। एक बात आप मान लीजिए संजीव जी, एक बात आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए, तमाम पार्टियां हैं, चाहे जनता के फायदे के लिए नहीं। संजीव जी सुनिए तो सही, आप बात कर रहे हैं, आप सवाल सुनने की भी जरा क्षमता रखें। इच्छा शक्ति प्रबल करनी चाहिए, ये नहीं है कि आप सड़क पे उस चीज की हामी भरें और संसद में जाके उस चीज का ठीक है, जरा सवाल सुनने की भी क्षमता रखे तो बेहतर होगा। संजीव जी, आपसे सवाल सिर्फ ये है, आपसे महिलाएं सभी ये कह रही हैं, लेकिन आप ये समझिए कि चाहे जनता के हित के लिए नहीं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए और अपने हित के लिए पार्टियां हमेशा खड़ी रही हैं। ओबीसी आरक्षण को देख लीजिए, किसका हित नहीं था उसमें, तमाम उनका विरोध, तो एक इतना सा भी विरोध नहीं हुआ लोग जब बिल पास हुआ ओबीसी आरक्षण का, नहीं किया ना किसी ने विरोध। सबको अपनी हर एक पार्टी को उस समय था कि उनकी पार्टी को भी इससे फायदा होगा, इसलिए नहीं किया। तो महिला सशक्तिकरण से किससे नुकसान होगा? ये जो महिला आरक्षण बिल है, इसको आप पास करें तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी इसमें आपका साथ नहीं देगी। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ और समाज के हर वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए और हर संभव प्रयास कर रही है। और मैं अपने विपक्षी भाइयों से भी, विपक्षी साथियों से भी अपील करता हूं कि कब दिखेंगे संजीव जी? ये जो बीजेपी की 6 महिला उम्मीदवार दिखा रही हैं, आपके कितने प्रयास है? मुस्कान जी, आप हमारा पिछला वाला, आप पिछली बार का भी उठा के देखिएगा, हमने 9 महिलाओं को टिकट दिया है। पिछली बार 6 में 3 पिछली बार हमने 9 महिलाओं को टिकट दिया। आबादी की बात हो रही है, 70 विधानसभा सीटें हैं ना, 70 सीटें हैं, 70 में से आधा कितना हुआ? आधे में से भी अगर आप नो को देंगे तो फिर ये तो बात सही नहीं है ना, आधी आबादी की बात हो रही है। मालूम कांग्रेस से ये प्रश्न का आपको करना चाहिए कि आपने कितनों को दिया था? पिछली बार आपने कितनों को दिया था, इस बार आपने कितनों को दिया है? आप मुझे प्रश्न ना बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा संजीव जी। मुझे पता है मुझे किससे क्या प्रश्न करना है और तीनों ही पार्टियों से प्रश्न बराबर के हो रहे हैं, लेकिन जब तीखा सवाल हो जाता है ना किसी भी पार्टी से, तो वो यही कहते हैं कि आपको दूसरे से ये प्रश्न करना चाहिए। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे प्रश्न ना बताएं, मैं सभी से बराबर प्रश्न कर रही हूँ। बात तीनों पार्टियों से ये है कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की उम्मीदवारी पर सवालिया निशान क्यों आखिर उत्तराखंड में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जा रही है? मुस्कान जी देखिए, हम एनजीओ को हम लोगों ने उन एनजीओ को सशक्त करने का काम किया। ठीक है, हमने ये किया, हमने वो किया, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। उमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का जो आरक्षण बिल लोकसभा में इस समय पेंडिंग पड़ा हुआ है, बीजेपी को उस आरक्षण बिल को तत्काल पारित करना चाहिए। 7,500 करने का काम किया, हमने उपनल के अपने भाई बहनों के मानदेय को बढ़ाने का काम किया, हमने गैस टीचर को जो 15,000 रुपए दिया करती थी पिछली सरकारें, हमने उसको 25,000 रुपए करने का काम किया। हमने समाज के सवाल आपसे भी यही है, जिस तरीके से संजीव जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि अगर ये आरक्षण बिल पास किया जाए तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साथ नहीं देती हैं, ये बात बार बार संजीव जी कह रहे हैं। हाँ, तो उनको भी सहयोग करना चाहिए। ठीक है संजीव जी, उमा जी से मेरा सवाल था, आप कल विशेष सत्र बुलाइए, संसद महिला आरक्षण बिल पटल पर रखिए, और अगर हमारी पार्टी इसका विरोध करती है तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ, और सबसे पहले मैं विरोध करूंगी अपनी आम आदमी पार्टी का, अगर तो महिला आरक्षण बिल का विरोध करती है। आप देखिए महिला आरक्षण बिल को पहले संसद के पटल पर। जवाब मिल गया होगा संजीव जी आपको, आशा जी से भी यही जवाब, इसी जवाब की आशा। ठीक है आशा जी। मुस्कान जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिस तरह से संजय जी योजनाओं की, अलग अलग योजनाओं के नाम दे रहे हैं, ठीक है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं बननी चाहिए जो हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास महिलाएं हैं,
लेकिन बात आज जो आपकी डिबेट के माध्यम से हो रही है वो बात हो रही है महिला रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो महिला रिप्रेजेंटेशन को लेकर जिस तरह से आप कह रही है कि 35% रिजर्वेशन बिल लोकसभा में इमीडिएटली पास होना चाहिए, तो बात आज उसकी हो रही है। और उसके लिए इनिशिएटिव जो लिया था कांग्रेस पार्टी ने लिया था, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन तब से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर इसमें एक बार भी चर्चा की जाती, तो आप तो सहयोग की बात कर रही हैं, इसके लिए सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने कई बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इस पर बात हो, संसद में चर्चा हो और ये बिल इमीडिएटली पास हो। सहयोग तो दूर की बात। लेकिन आशा जी, ये बात आपकी ठीक है, सोनिया गांधी ने पत्र लिखा, इस पर बात हो, तमाम चीजें आप कह रही हैं, तमाम चीजों को मान लिया जाए, लेकिन ये बात भी तो सही नहीं है। अगर सोनिया गांधी इसी तरीके से, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने ये नारा दिया, वो जब इस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो क्या उत्तराखंड की महिलाओं से कोई आपको वैर है क्या? उत्तराखंड की महिलाओं से इतना भेदभाव क्यों, जो मात्र 3 महिला उम्मीदवारों को आपने उतारा? महिलाओं की बात तो देखिए होगी ना, तमाम पार्टियों से ये सवाल है, हर पार्टी कहती है महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन लाना कोई नहीं चाहता। यही सवाल मैं भी अपने शीर्ष नेतृत्व से कर रही हूं और करूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे केवल 3 महिलाओं को यहाँ पर टिकट मिले, जबकि हमें इस वक्त एश्योरेंस था और हमारी जो नेता प्रियंका गांधी जी ने 40% वहां पर दी है महिलाओं को टिकट। उस तर्ज पर यहाँ पर चलिए कम सीटें हैं, हमें लग रहा था कि कम से कम 20% सही 14-15 सीटें महिलाओं को मिले, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वजह रही मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी वजहों के जिक्र हो रहे हैं, आपके पास भी आ ही रहे होंगे किस तरह की बातें हुई, लेकिन इन सब बातों में अल्टीमेटली नुकसान महिलाओं का हुआ है। जो कैपेबल महिलाएं थी, जो रिप्रेजेंटेशन अपना चाह रही थी असेंबली में, उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो पर पार्टियों को, विशेष रूप से हमारे आला कमान को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। तो इसके लिए मैं भी लगातार कोशिश कर रही हूँ आला कमान से बात रखने की, अपनी मिलने की, और यहाँ के हमारे स्थानीय नेतृत्व से भी मिलने की बात मैं कर रही हूँ कि क्या वजह रही, क्योंकि ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि इतना कम रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं को, और विशेष रूप से उस पार्टी की महिलाओं को जो पार्टी महिला सशक्तिकरण का इतिहास जिस पार्टी ने लिखा है, प्रथम प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके लोकसभा, हमारा तो इतिहास ही महिला सशक्तिकरण का रहा है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इतनी उपेक्षा क्यों? ये मेरा प्रश्न है अपने शीर्ष नेतृत्व से भी और अपने यहाँ के नेतृत्व से भी। तो ये मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्मा जी बैठे हुए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि ये जो दर्द है महिलाओं का, ये कृपया आप मोदी जी तक जरूर ले जाएं और जितनी जल्दी हो सके इस पर चर्चा हो संसद में, और ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जल्दी से जल्दी पास हो। तो ये हमारा निवेदन है संजीव जी से। ठीक है आशा जी, ये बात बहुत अच्छी है कि आपने ये बात एक्सेप्ट की कि शीर्ष नेतृत्व ने फिलहाल यहाँ पर अगर गलत है, तो ये बात बहुत अच्छी है कि आप उनसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी के खिलाफ सवाल करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है जो आपने की है। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस अपनी, आशा जी जो हैं वो अपनी पार्टी से सवाल तो कर रही हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी महिलाओं की तरजीह क्या है बीजेपी में? मुस्कान जी, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है, और जिस तरह से हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, गरीबी के स्तर से उनको ऊपर उठाने के लिए लगातार जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और साथ ही साथ अभी जैसे हमारी कांग्रेस की बहन आशा जी अपना एक बात कर रही थी, आपकी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बोला कि 40%, तो 40% का जो आपने वायदा किया वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए था, उत्तराखंड के लिए नहीं था। और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी, उन्होंने कहा 20% हम हर हालत में महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण देंगे और 20% टिकट हम महिलाओं को देंगे। आपके जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर पूरी सहमति व्यक्त करी।
उन्होंने भी कहा कि 20% टिकट हम महिलाओं को देंगे। तो 20% का मतलब 70 में 14 होता है। 14 और 3 में आप ये देखिए कि 1/5 का अंतर है, 1/5। तो 1/5 भी टिकट आप लोग नहीं दे पाए तो आपकी कथनी और करनी में तो पूरी तरह से एक भेद हो गया, पूरी तरह से अंतर हो गया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए आप लोग तो कतई गंभीर नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे हमारी बहनों ने कहा है कि यदि महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं को आरक्षण का बिल संसद में आता है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूं, हमारी पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से गंभीर है और महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी बिल संसद में आता है या जो भी इसके ऊपर विचार के लिए आता है, हमारी पार्टी पूरी गंभीरता के साथ उसमें महिलाओं के हितों में और महिलाओं के हित में विचार भी करेगी और उसमें जो भी बेटर से बेटर हो सकता है उस पर विचार भी करेगी और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी आपने संजीव जी, लेकिन मैं उमा जी आप ही से इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए संजीव जी ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं, लेकिन ये बातें लगभग वैसी ही हैं जैसे 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ रहे थे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। जब नाम काम करने की जब बात आती है तो मैं तो संजीव भाई आपसे कह रही हूँ, आपको तो पता है रातों रात आप लोगों ने कृषि बिल पे साइन करा दी, किसी लोकसभा से आप लोगों ने पास कर दिया, जिसका आप लोगों ने विरोध किया लगातार। सिर्फ आधा घंटा चाहिए भाई, सिर्फ 15 मिनट चाहिए आपको, सिर्फ 15 मिनट। देश के आधी आबादी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को 15 मिनट, जिसका आप लगातार विरोध करते रहे, पटल पर रखिए, विशेष सत्र बुलाइए, जिसका आप लगातार विरोध करते रहे हैं। संजीव भाई बिल पास कर दीजिए। और मैं तो कह रही हूँ भाई, मैं तो कह रही हूँ अगर आम आदमी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया तो उमा सिसोदिया पहली व्यक्ति होगी जो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ, इससे ज्यादा मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। महिला आरक्षण बिल सिर्फ आम आदमी पार्टी उमा सिसोदिया के लिए नहीं है। महिला आरक्षण बिल पूरे देश की आधी आबादी के लिए है। उन महिलाओं के लिए है जो देश में आमूल परिवर्तन करना चाहती है, देश की राजनीति में आगे आना चाहती है, देश की योजनाओं में अपना योगदान देना चाहती है। लेकिन उमा जी, आपकी जो बी पार्टी है कांग्रेस, आप उनसे अपील करिए कि संसद में और जहां पर भी महिला आरक्षण की बात होती है, महिला हित की बात होती है, तो आप अपने जो स्टैंड है वहां पे नेगेटिव मत करिए, वहां पॉजिटिव उसमें आइए। आप सड़क पे कुछ बोलते हैं, संसद में कुछ बोलते हैं, दो मुंहे चेहरे हैं आपके, दो मुंहे चेहरे हैं। दिल्ली में आप कुछ बोलते हैं, उत्तराखंड में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, उत्तराखंड में कुछ बोलते हैं। उत्तराखंड में आप लोग आकर बोलते हैं कि महिलाओं के खाते में हम 1-1 हजार रुपए भत्ता देंगे। आपकी दिल्ली में सरकार है, आपने कितनी महिलाओं को भत्ता दिया? आप जरा मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए प्लीज। भैया एक बात बताइए, दिल्ली में आपने कितनी महिलाओं को भत्ता दे दिया बताइए? महिलाओं को बस का किराया बिल्कुल फ्री कर रखा है। अरे वाह, अरे बस का किराया, कौन सी बस का किराया, कौन सी बस का किराया फ्री किया आपने बताइए तो? अरे कितना झूठ बोलते हैं। अरे भाई कितने बड़े झूठे हो आप लोग, कितने बड़े झूठे हो। अरे सामने झूठ बोलते हैं, सामने झूठ बोलते हैं। अरे कौन सी बस में किराया आप फ्री किया हुआ है आपने बताओ तो? उस बस का नंबर, उस बस का नाम तो बता दो। कौन सी बस में किराया फ्री कर रखा आपने? आप इस समय कर रहे हैं ना, पूरे देश की जनता आपके सड़कों पर हंसेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकते हैं, महिलाओं की ड्रेस पहन कर जाइए, एक दिन साड़ी पहन के जाइए और नई बसों में घूम आइए। ये आप कर सकते हैं, ऐसे आप कर लीजिए। एक बात सुनिए, आपने 1 हजार भत्ता कितनी महिलाओं को दिया आप ये बताइए ना। आपके केजरीवाल जी
उत्तराखंड में आके ये घोषणा करके गए हम प्रत्येक महिला के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। आपने कितनी महिलाओं को दिया? आपके केजरीवाल जी यहाँ आकर घोषणा करके गए प्रत्येक बेरोजगार के खाते में 5,000 रुपए प्रति माह डालूंगा। आपने दिल्ली के कितने बेरोजगारों के खातों में 5,000 रुपए डाले? आप बताइएगा। जिस तरीके के तर्क आप दे रहे हैं संजीव जी, उमा जी की बातों पर जिस तरीके के तर्क आप दे रहे हैं, ये वही तर्क हुए जिस तरीके से बीजेपी ने गैस सिलेंडर महिलाओं को दे दिया, लेकिन उसके बाद गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि महिलाएं दोबारा वो गैस सिलेंडर भरवा ही ना पाए। ठीक है, समय की कमी है। आशा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी कमेंट आपका। ये तो 7 साल में 414 लोगों को रोजगार दे पाए आप लोग। ये बातें घुमा रहे हैं इधर से उधर, लेकिन जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन की मैं शुरुआत से यही बात कर रही हूँ कि आपने जो आज डिबेट में शायद इसीलिए शामिल हुई कि आज वुमेन रिप्रेजेंटेशन की इसमें बात हो रही है, तो हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है। मैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी बात कर रही हूँ, शुरुआत से ही करती रही हूँ। मैंने संगठन में भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ी थी, तो उस पर अमल हुआ और हमें संगठन में मैक्सिमम महिलाओं को हमारे यहाँ पे प्लेस दी गई। अब मैं इसके लिए भी लड़ाई आगे लड़ूंगी, मेरी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। महिलाओं के मुद्दों की मैं हमेशा लड़ाई लड़ती रहूंगी। और संजीव जी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इधर उधर की बातें ना करें। उमा जी या मैं हूँ या बीजेपी की कोई महिला है, ये रिजर्वेशन बिल हम सभी महिलाओं के लिए, देश भर की महिलाओं के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। और महिला रिप्रेजेंटेशन के लिए जो अभी एक जो इनडेफिनिट हमारा रहता है कि पूरी तैयारी करते हैं, एटलास्ट महिला है इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है, तो ये जो अनिश्चितता है ये खत्म होगी। तो इसके लिए हमारे, अगर देश के प्रधानमंत्री हमारी मुस्लिम बहनों के लिए सोच सकते हैं तो पूरे देश की बहनों के लिए क्यों नहीं सोच सकते। ठीक है आशा जी, समय की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। ये चर्चा महिलाओं पर ही, और ये चर्चा वाकई बहुत गंभीर विषय पर हुई है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं को किस तरीके से तरजीह दी जा रही है उत्तराखंड में, वो देखने वाली बात है। क्योंकि मात्र 6, 3 और 3 का आंकड़ा है महिला उम्मीदवारों का। अब देखना होगा तीनों ही पार्टियों की कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट अभी बाकी है, उसमें कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है, कितनी महिलाओं को दावेदारी दी जाती है, और उससे साफ होगा कि किस पार्टी ने महिलाओं को कितनी तरजीह दी है। लेकिन बात यहां पर साफ ये हो रही है कि महिलाओं की भागीदारी पर, महिलाओं की उम्मीदवारी पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनपी न्यूज के साथ।